हाय, मैं हूं आपकी प्यारी वाली वीजे अमन और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे शो स्पॉटिफाई पर भड़ास विद वीजे अमन, क्योंकि यहाँ हम करते हैं दिल की बातें बेफिक्र बयां के साथ। और मैं एक चीज़ आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अपने शो में शुरुआती में कोशिश करती हूँ आपको कुछ ना कुछ स्टैट्स, डेटा, आपकी थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज अपडेट करने के लिए। तो आज का स्टैटिस्टिक रिसर्च मेरा ये कहता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे देश भारत में यानी कि इंडिया के अंदर डेली बेसिस पर ऑन एन एवरेज 80 स्टार्टअप्स फुल फ्लेज रजिस्टर होते हैं पूरे इंडिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए, ऑब्जर्वेशन करी जाए, स्टार्टअप्स खुल तो बहुत स्पीड में रहे हैं, बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं पिछले कई सालों में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेट, और यू कैन से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आ गई हैं जो कि यूथ को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन वो जो स्टार्टअप्स का जो रेशियो खुलने का ज़्यादा है, लेकिन उतनी ही डबल ट्रिपल स्पीड से जो स्टार्टअप्स हैं वो बंद हो जाते हैं बिकॉज सस्टेन नहीं कर पाते। बहुत सारे अनगिनत रीजंस हैं एंड आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले, गाइडेंस लेने वाले हैं, टिप्स लेने वाले हैं और आपको ये कहानी बहुत अच्छी और प्यारी लगेगी क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में, हमारे शो के अंदर जो गेस्ट है वो एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट है जिनका नाम है वंदिता। और इनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ 27 ईयर की हैं ये इस वक्त। एंड जब ये 22 ईयर ओल्ड थी, इन्होंने सोचा एंड अपना स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया वैंडी नेल स्टूडियो के नाम से, और बाकी की कहानी वो आप लोगों को खुद ही बताएंगी। तो आइए मिलके बात करते हैं वंदिता से। वंदिता, वेलकम टू आवर शो भड़ास विद वीजे अमन। Thank you so much for such a warm welcome, Aman. I am so glad I'm here with you today. थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले एक बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मेरे शो की यंगेस्ट गेस्ट हो। Thank you so much. बिकॉज मेरे शो में जितने भी गेस्ट आए हैं वो सब मेरे से भी उम्र में बड़े होते हैं, तो मुझे ऐसा हमेशा प्राउड लगता है यार, आई एम द यंगेस्ट, बट अब भी मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। Thank you so much. So, इतनी कम उम्र में जब आप 22 की थी, आपने शुरुआत करी एक स्टार्टअप की, एक सपने की शुरुआत करी। तो जब स्टार्टअप के बारे में आइडिया आया या जब स्टार्टअप ओपन किया, तो वो एक सपना जो देखने की शुरुआत थी वो कहाँ से हुई कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेस वुमेन? See, by qualification, I did my master's in anthropology honors from Punjab University, and मेरा बहुत keen interest रहा है शुरू से खुद का कुछ करने का. Right? I never wanted to work for somebody else, but I wanted to work for myself. I wanted to make my own name here. And I went to US in 2019 जब मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई. वहाँ पर मैंने अपने नेल्स करवाए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, सो आई गॉट इट डन. जब मैं वापस आई तो आई कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू गेट माई नेल्स रीडन अगेन. So that clicked in my mind that in such a beautiful city that we are here in Chandigarh, right? We don't have a lot many nail salons. So I was hoping that maybe I would give a great platform for girls to pamper themselves and make a nail statement for themselves. So that's how it happened. And I think ये एक बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि नेल्स के बारे में हमने जब जब सुना है, मतलब मैंने पर्सनली बीइंग अ फीमेल, तो ऐसा होता था कोई सलून है उसमें एक एक्स्ट्रा सर्विस के तौर पर होता था, बट ये एक्सक्लूसिव नेल पार्लर, नेल सलून, मतलब ये इतना आपको लगा नहीं यार ये रिस्की है टू गिव ओनली एक्सक्लूसिवली अ नेल सर्विस और समथिंग? लोग कैसे अडेप्ट करेंगे? आई वॉज अ लिटिल डाइसी, बट समहाउ मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि आई विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट आई प्रॉमिस्ड. एंड बिकॉज इट वॉज ऑलवेज माई पैशन. ब्यूटी इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑलवेज माई पैशन. आई थिंक हर लड़की का कहीं ना कहीं होता है, राइट? बट ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए ये प्रूव हुआ. Okay. Thank God to that. Actually, thank God. And जब आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, it was on 7th of March. 7th of March, year 2020. जब आपने इनॉग्रेशन किया, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 हफ्ते बाद उसी मंथ में it was जनता curfew and COVID happened. So right after 2 weeks of my grand launch, everything was shut down completely for next 2.5 months. And we were in the lockdown state. Yes, it was a major setback for me since कोई जगह नहीं open होती है, and हमारा काम भी ऐसा था. See, our work was related to बिना touch के आप कैसे करोगे? How can you do a nail service without customer and client thing, right? But 2.5 महीने उस टाइम पे I was very much, I would say, depressed at that point of time कि अब क्या होगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ and things are like that. But somehow I got my motivation from my family,
My mother is my huge supporter and huge fan. She's always been with me, and she told me that, you should make this time to trust on yourself, and things will get better with time. We can come back stronger. So this is just a leap. Just sit tight and we will come back stronger. So during So- lockdown हर इंसान एक कुक बन गया था, तो आप क्या मतलब you were doing something with your nails, or you were exploring, or you were also in the kitchen like us? See, I did a lot many things, but majorly I was focusing on creating a social existence for my brand. So I was giving informative videos, like I was practicing on myself or the dummies, and I was giving nail care tips at that time because everybody was on social media at that time. We had nothing to do. कुछ भी नहीं था हमारे पास करने को. Either we were cooking or we were spending time with our families inside homes. Right. So I thought that this is the time where I can educate people upon what nails are. So I utilized those 2.5 months to create awareness about what I opened. So that hugely helped me to come back stronger when things. एंड जब लॉकडाउन के बाद चीजें ओपन अप हुई तब भी लोगों के अंदर आई थिंक वो एक टच को लेके अडेप्टेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज Right. इतना हॉरर था, मतलब Right. फेयर था कोविड को लेके, है ना? Right. तो फिर वहां से फिर वो जर्नी जब वो रीस्टार्ट हुई, वैसे तो रीस्टार्ट मुझे लगता है रीस्टार्ट तो नहीं, जब स्टार्ट हुई Start हुई। एक्चुअली में लॉकडाउन खुलने के बाद, जी। तो फिर वो कैसा आपको आपने कैसे चैलेंजेस कोप अप करे, अडेप्ट कैसे कराया लोगों को? First of all, we took lot many precautions. Like we were very precautious of everything, of the hygiene. We were making sure that every surface is cleaned thoroughly after every client. So I think that is one thing that made clients trust us, that they're dealing everything with huge hygiene, and we are not risking anything when we are going to this particular salon. So I was there the whole time to make sure that the team is ensuring all the standard protocols that were required for COVID. So that's how things happened. ओके, एंड वैंडी से वंदिता से वैंडी जो जी। चीज बनी वो कैसे, आपका घर का नाम पेट, यू हैव अ निकनेम? Yes, it's my nickname. ओके, वैंडी, ओके। और वैंडी नेम वैसे बहुत अट्रैक्ट भी करता है सुनने में, मुझे तो भाई पर्सनली It करता है। looks a और little trendy. हाँ, इट्स एक्चुअली ट्रेंडी। बाकी तो हमारी ऑडियंस बताएगी कितना अट्रैक्टिव उनको ये नाम वैंडी का लगता है। एंड बचपन की बात करें, है ना, तो बचपन कैसा रहा वंदिता का व्हेन शी वाज इन अ, मतलब बचपन की बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं होती, क्योंकि उस टाइम वी डोंट हैव अ गुड मेमोरी, और वी आर नॉट हम लोग आसपास के एटमॉस्फेयर की तरफ सेंसिबल नहीं होते या Right. सेंसिटिव नहीं होते। तो वो कैसा आपका अपब्रिंगिंग रहा अपनी लाइफ में? I would say my लाइफ में मे बी स्कूल डेज या कॉलेज में कभी लगा कि नो यार, आई शुड हैव, मतलब मेरे फादर को होना चाहिए था कोई भी सपोर्ट के लिए, या ये चीज़ मे बी उनके बिना नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसा कोई भी मोमेंट आपकी लाइफ का? I can clearly recall being bullied and harassed in every class, like the orientation day, that why, aren't you putting your surname along with your name? Since I carry my single name, right? I don't carry my father's surname along with me. I was bullied for it, and I made teachers understand at such a young age. It was a struggle, right, for a child to say such things and to understand such things, that मेरा पासपोर्ट बन सकता है, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, बट मैं स्कूल में अपने सिंगल नेम के साथ क्यों नहीं चल सकती? Why not? The government has provided this provision to, you can carry your single name with you, even if you don't want to carry your last name or father's name with you. So why is it a problem here? राइट एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगता था इस चीज़ का, वो ये लगता था कि मुझे हर रिजल्ट के बाद अपने जब न्यू क्लास में जाने की एक एक्साइटमेंट होती है कि ना, दिस इज़ एन अचीवमेंट दैट यू अचीव्ड, राइट? बट आई वाज टेरिफाइड कि अब मेरे से फिर वही सवाल होंगे। अच्छा, तो एवरी क्लास एंड इट हैपेंड विद मी फॉर गुड, आई वुड से 10-12 years. Oh my God. But I overcame it. Like first 3-4 times I was depressed. I shared it with my mom, and then she told me that why are you, being depressed on such a thing? Let people think what they want. The government of India is giving us provision. You want it like this. You want to carry your name singly, and that's fine. I'll stand by you in whatever you need.
तो आपको So- क्या लगता है ये सोसाइटी को ये जजमेंटल प्रॉब्लम है या जान के बहुत। पोक करने की आदत है या क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली हम औरतों की आइडेंटिटी सोसाइटी चाहती है आदमियों से हो, हम्म राइट? एवरीथिंग वी वांट कि एक लेडी की जो पूरा कैरेक्टर है वो उस पर जज करते हैं कि ये मैरिड है या नहीं है, हैप्पीली मैरिड है या नहीं है। अच्छा, इतनी एज हो गई है अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम होगी, राइट? तो ये जजमेंट्स हमारी तब से शुरू हो जाती हैं जब से आई थिंक हमारे पेरेंट्स हमें कंसीव करते हैं। हम्म कहीं लड़की हो गई तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव सीन इन आवर लाइफ्स, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी से सुनी ज़रूर होगी। इनफैक्ट मैंने तो अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस करी है। माई फादर डिडंट वांट मी, लाइक बिफोर माई बर्थ ही फोर्स्ड माई मॉम टू गेट मी अबॉर्टेड। ओह And she somehow confided in with the doctor, and they cooked up a story, and doctor came out and said to my father that if we do this, your wife will be dead. thanks to the doctor I Yes, believe. definitely. And he Hats was a off male to the doctor. doctor. He understood the situation, and he was like, we can't do this. So that's how I think I was saved. And आई थिंक आज आप वो डॉक्टर और अपनी मदर की वजह से आज यहाँ my पर mom हैं आप. always हाँ. wanted a daughter. 27 years ago also, she was always willing to get a daughter because she was finding a best friend that she could, live her life with. Right. And she actually made the santoor mom that I would say. Yeah. अच्छा जो हम ये 90s किड्स हैं तो हमारे अंदर ना फेयर ज़्यादा होता है माँ बाप को लेके, मतलब यू आर वन ऑफ द वेरी रेयर जिसने बोला 90s की जनरेशन में आके कि फ्रेंडली जोन था, बट मोस्टली के जो पेरेंट्स होते हैं दे आर लाइक मतलब आई वुड से बहुत फेयर रहता है बच्चे के मन में कि अगर एक गिलास भी टूट गया घर में तो बच्चा एकदम डर जाता है कि अब मार पड़ेगी Right. या बहुत डांट पड़ेगी, बहुत ओवर रिएक्शन आता है। तो वो एक पेरेंटिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं मे बी लैक कर रही है या मे बी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है चीज़ें, ऐसा क्या आपको लगता है कि वाई इज इट लाइक हैपनिंग और उसका क्या इम्पैक्ट है बाद में आके एक बच्चे के ऊपर? आई थिंक मेरी मॉम की हमेशा साइकोलॉजी क्या रही है पेरेंटिंग को लेकर, दैट शी ऑलवेज लेट मी डू वट एवर आई थिंक, एंड आई वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ हर रिएक्शंस। आजकल बच्चे कुछ भी करते हैं तो वो क्यों डरते हैं पेरेंट्स से? बिकॉज पेरेंट्स बहुत रिएक्शन बहुत बड़ा दे देते हैं। उससे क्या होता है दैट चिल्ड्रन डोंट लाइक शेयरिंग थिंग्स विद देयर पेरेंट्स, एंड वो एक आई थिंक एज एक गैप सा आ जाता है दोनों के बीच में, राइट? एक इशू मुझे लगता है जो फेस हमारी जनरेशन कर रही है, दैट वी डोंट मैरी अर्ली। आई एम नॉट सेइंग देयर इज सम Yeah. time that has to be demarcated that इस उम्र तक शादी कर लो, but see we are all running on a biological clock also, we all understand biology, right? क्यों issues आ रहे हैं आजकल conceiving में, या क्यों issues आ रहे हैं आजकल marital life में, settlement में? One major reason is that there's a huge generation gap between the children and the parents, because अगर आप एज 30 तक आप अपना करियर ही सेट करोगे, आई एम नॉट सेइंग करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि जो आपने बात करी इश्यूज़ की कि बच्चे बात नहीं कर पाते, अब एज गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो किस ज़माने से हमारे पेरेंट्स गुजरे हैं, हम किस ज़माने में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है राइट पेरेंटिंग में। दैट्स व्हाट आई फील। ओके तो जब व्हेन इवन आई वाज एट माय ग्रोइंग अप एज तो कुछ ऐसे मुझे मेरे पेरेंट्स के पॉइंट्स लगे कि आई वाज लाइक व्हेन आई विल बी अ पेरेंट मैं ये फॉलो करूँगी, या फिर मैं जब पेरेंट बनूंगी मैं ये नहीं करूँगी अपने बच्चे के साथ, ऐसे नहीं करूँगी। तो आपकी लाइफ में वो कौन से पहली चीज़ कौन से ऐसा अच्छा पॉइंट है? वैसे तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट है जैसा आप बता चुके, लेकिन आउट ऑफ द आई थिंक मैं आपकी पूरी इंटायर 27 ईयर की जर्नी जो आपकी लाइफ की रही है, कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के पर वो मे बी कोई स्ट्रैटेजी, मे बी कोई एक पालने का तरीका ऐसा है जो आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे? आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ पेरेंटिंग इज टू स्टे काम इन फ्रंट ऑफ अ टॉडलर और अ चाइल्ड हु इज अपसेट ऑन समथिंग। वी नीड टू रिएक्ट वेरी सिलेक्टिवली।
अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ भी उसकी ज़िंदगी में हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई हैव अ 1.5-year-old डॉटर, राइट? सो शी इज़ लर्निंग टू वॉक, शी इज़ लर्निंग टू रन, राइट? इफ शी फॉल्स, if I'm watching her, she'll cry like anything, right? Or I'll ask her, oh beta, what happened? So she'll howl like anything, like something. And if I'm just saying nahi nahi kuch nahi hua, get up, she's fine. So my reaction on her things, this is a very small example, right? So my reaction on her failures or successes will define her personality. राइट पेरेंटिंग का रोल ये नहीं होता कि आप बच्चे को डांटो या ओवर प्यार करो. व्हाट आई फील इज उनको राइट गाइडेंस में रखो और साथ ही साथ अपने रिएक्शंस को इन चेक रखो. एंड बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, जहाँ पे आपको पेरेंट बनना है वहाँ पेरेंट बनिए, लेकिन जहाँ पे दोस्त बनना है वहाँ दोस्त बनिए. बिल्कुल. एंड आई थिंक ये पॉइंट आपने जो मेंशन किया ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है कि बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है, यू नो, गुड एंड बैड. ओवर लव भी नहीं होना चाहिए और ओवर फेयर भी नहीं होना चाहिए. जैसे आपने बोला, अगर वो गिरती है चलते हुए भागते हुए तो आप उसको अगर देख रहे हो तो वो रोने लग जाएगी. Right. उसको लगेगा कुछ मेजर हो गया है. That लेकिन I'm आपने reacting. लेकिन आपने उसको बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, गेट अप. तो आई थिंक ये बड़े होके जब हम टीनेज लाइफ में, अपनी यूथ लाइफ में आते हैं तो वो माइंड में होता है, अगर कुछ भी बड़ी चीज़ हो गई, मे बी कुछ बड़ा, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो हम मे बी उसको ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ. देखो, आई थिंक एक्शन हमारे हाथ में नहीं है, रिएक्शन हमारे हाथ में है. राइट. हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है, बट उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा सारा फोकस आई फील आज की जनरेशन को, पिछली जनरेशन को, सबको, लड़कों को, लड़कियों को इस पे फोकस करना चाहिए कि कितने बैलेंस्ड हम हैं. खुशी भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको कहीं ना कहीं आपका माइंड स्पॉइल कर दे, राइट? सक्सेस और फेलियर का बैलेंस सीखना बहुत ज़रूरी है. Right. And it starts right from when your child falls and how you react. It starts right from there. राइट. एंड कोई एक ऐसी चीज़, वो तो आपने आई थिंक बता ही दिया कि फेयर वाली चीज़ नहीं डालनी चाहिए. एंड जब आपके अपब्रिंगिंग की बात करते तो कितना सपोर्ट रहा मे बी फैमिली का, रिलेटिव्स, नेबरहुड? बिकॉज आपने जैसे बताया आपकी मॉम एक सिंगल मदर के तौर पे आपको यू नो नर्चर किया, बड़ा किया, सब कुछ अकेले मैनेज करना है, राइट फ्रॉम होम, ऑफिस, योर स्कूल, योर होमवर्क्स, मतलब इवन योर ओन पर्सनल लाइफ, उनकी खुद की लाइफ, सब कुछ मैनेज. तो मतलब कितना डिफिकल्ट रहा आपने अपनी मॉम को जब देखा ये सब चीज़ें करते हुए? It's you know, whatever I'll say here is small for what she did for me. I was 33 days old when she started working. Like, she was working before also. She was working for 4 years before me. Okay. And then that was a private sector she was working in. And when I was 33 days old, she got an offer from government. So she worked for Government of India, one of the associations and agencies of Government of India. And she's been working for last 31 years. Oh, long time. It's a long, see, 31. I'm 27, so yeah. 31, that's a long time. Yeah. I have learned things from her, like how to manage finances, how to manage home, right from a very young age. Like, my life with me, with myself and my mom was like, on Sundays we are doing groceries, on Saturdays we are going to the bank. So at a very younger age, we learned everything together. Scheduling. We grew everything together. And I would say a huge support of my mom's maternal family, like my nani, nanu, both mamus, and their wives, their children. So my joint family were always them. So I grew up there. Like, my mom used to work alongside taking care of me, but the whole day I spent with my nani. So I think that is one thing that I really, really appreciate about my childhood, that even if I was missing at some parts of life, but I did get a lot better, you know, in my life, that what children usually get. And their support has always been with me, always, right from a very younger age. So Right. my mom and her family are my rock. दैट्स एक्चुअली अमेजिंग टू नो. एंड जब हम बात करते हैं पास्ट ट्रॉमास की, राइट, जैसा आपके फादर के साथ था, तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉमास आई थिंक अगर हम भूल भी जाते हैं, अगर हम कहते हैं ना वी आर ट्राइंग टू हील, टाइम से हील होती है चीज़ें, तो टाइम के साथ एक्चुअली होती है, मे बी वी गेट यूज टू इट,
तो वो शायद ऐसा होता है, या मे बी पीपल एक्चुअली कम आउट ऑफ इट. तो जब आप अपनी लव लाइफ में एंटर करें, व्हेन यू लाइक व्हेन यू वर अबाउट टू गेट मैरिड, तो वो कितना, क्या वो ट्रॉमा हिट करता था कि नहीं, मेरे को कभी शादी नहीं करनी है, या अगर मैं कर लूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कैसे एक्सेप्टेबिलिटी थी आपके अंदर? सी मैं ना कभी भी, मेरी ये नेचर है दैट आई डोंट जज माई, आई लर्न फ्रॉम वट ऑल हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, बट आई नेवर फोर्सी एवरी थिंग लाइक वन. फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हम कहते हैं ना कि अगर किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के साथ गलत कर दिया तो पूरी दुनिया वैसी है. आई डोंट टेक थिंग्स लाइक दैट, आई टेक थिंग्स वन ऑन वन. That's my mantra to live life. So when I met my husband, right, lot of my myths shattered. I really acknowledge how he handled everything and how he took care of me on various levels, and especially I would say emotional levels. So that became a barrier, but not as much, because my thinking was always positive about relationships. Right, because of what my family faced, I never thought that I will not get married. No. Because I want my life to procreate, right? And to procreate in India, we need marriage. Yeah. that is a setup, right? Right. That's what we, and I think everybody needs someone in their life जिसके साथ वो पूरी जिंदगी spend कर सकते हैं. Right. So I found my husband, but yeah, one thing I definitely want to say this to आज की जनरेशन, पहले खुद कुछ बनो, उसके बाद किसी और का साथ ढूंढो. क्योंकि आप अपना जब तक पूरे नहीं होगे, कोई आपके खालीपन को पूरा नहीं करेगा. जब तक आप 100 नहीं हो, तब तक कोई आपको 100% नहीं देगा. राइट. तो आपको खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करने पड़ेंगे, अपनी लाइफ को खुद इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई फील कि हमारी आज की जनरेशन कहीं ना कहीं लैक कर रही है, डायरेक्शन लेस चल रही है. मतलब आई सी माई counterparts at the age of 27-28, they saying पता नहीं अभी क्या करेंगे करियर. शादी अभी तो हम खुद बच्चे हैं. हाँ, राइट. Everything is running. राइट. दैट्स एक्चुअली ट्रू. एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपने बोली कि पहले खुद अपने आप को कंप्लीट करो, जिसको आई थिंक मैं सेल्फ लव की कैटेगरी भी देती हूँ. एंड मुझे लगता है मैक्सिमम रिलेशनशिप जो लोग डेट कर रहे हैं वो इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनमें एक मे बी बोथ पार्टनर्स या एक पार्टनर फाइनेंशियली या तो स्ट्रगल कर रहा है या करियर में स्ट्रगल कर रहा है या उसकी खुद की फैमिली सेटल्ड नहीं है. तो आई थिंक वो वाली जो फ्रस्ट्रेशन है, वो वाली जो भड़ास है, आप अपने पार्टनर पे आगे भड़ास निकालते हो एंड आपका रिलेशनशिप मैसअप हो जाता है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं. राइट. एंड जब बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट, आपने एक वर्ड बोला, तो आई थिंक हम लड़कियां बहुत सीख करती है कि यार मेरा पार्टनर मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं देता है. तो ये अगर आप डिफाइन कर सके आज उन सारे मेन को जो ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं कि क्या होता है एक औरत का इमोशनल सपोर्ट का मतलब क्या है भाई? See, I think आजकल, see, I'm not targeting any men here, but I'm just saying things generally as women, right? औरतों को ना कुछ नहीं चाहिए होता. They just need a little appreciation, right? A little attention, I would say, and understanding. अब आज के सिनारियो में क्या होता जा रहा है कि औरतें भी बाहर जा रही हैं घर से अर्न करने, राइट? आदमी भी जा रहे हैं, बट जो पार्ट आता है टेकिंग केयर ऑफ इन लॉज, गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी, गोइंग थ्रू चाइल्डहुड, बच्चे का चाइल्डहुड आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आई फील कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं हुई है कंप्लीटली. अभी भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर औरत घर से बाहर जा रही है तो ब्रेकफास्ट बना के जाए, लंच बना के जाए और आके डिनर बनाए. राइट. वो भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहे हैं. सो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सारे मेन से दैट जो आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो अपने काउंटर पार्ट से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज औरतें बराबर हैं. हर सेंस में बराबर है. बराबर भी नहीं, आई वुड से ऊपर है, वन स्टेप अप है. हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हम प्रोक्रिएट भी कर सकते हैं. राइट. एंड आई थिंक ये कल्चर जो आपने बोला ना, कल्चर तो नहीं कहूँगी मैं कि यहाँ पर हमें करना है, सब कुछ करना है A to Z. मतलब चाहे हमारा सर फट रहा है, चाहे हमें बुखार भी है, तब भी
भाई बंदी किचन में पराठे बना रही हो हमारी बहू या हमारी पत्नी, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। आउट ऑफ इंडिया अगर आप देखो लाइफस्टाइल, बिकॉज वहाँ पे आप देखो बहुत हेक्टिक है वर्क लाइफ, यहाँ पर भी हेक्टिक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऑटोमेटिक वो बैलेंस है, वो एक सेंस ऑफ क्रिएशन आई थिंक ये पेरेंटिंग में इंक्लूड होना चाहिए, अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, कि एक लड़के को भी काम करना आना चाहिए। कुकिंग एंड अर्निंग आर बेसिक लाइफ स्किल्स। ये जेंडर बायस हमारे देश ने बनाया है इसको, और कहीं भी नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं है। सिर्फ हमारे देश में ऐसा है कि पहले एक मदर पूरा सपोर्ट करती रहती है, उसके बाद वो वाइफ आ जाती है तो वाइफ पीछे पीछे सपोर्ट करती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं विमेन तो एम्पावर हो रही हैं, बट वी आर फॉरगेटिंग द मेन। We need to empower them too. And I think no offense to anybody, but as per my observation, जब कोई men खाना बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। That's true. है ना, that's true. Yeah, actually मैंने भी observe किया, because मेरे डैड मेरी मॉम दोनों मिलजुल के कुछ ना कुछ कुक करते हैं। मैं जब बिकॉज मेरे भी पेरेंट्स वर्किंग रहे हैं एंड आई एम दी ओनली चाइल्ड, तो मैंने देखा है कभी मॉम नहीं बना रही तो पापा बना रहे हैं, right. पापा नहीं बना रहे तो मॉम बना रही है। तो मैंने वो एक्टिविटीज देखी अपनी लाइफ में कि हाँ ये दोनों लोगों का काम है, घर का काम भी आपस में डिवाइडेड है, इट्स नॉट अ जेंडर बायस थिंग जो आपने एक्चुअली में मेंशन किया। एंड मैंने अपनी मॉम में क्या देखा है कि एक ही बंदे में सब कुछ देखा है कि यार पैसे कमाते कैसे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फिर घर पे ग्रोसरीज कैसे आती हैं, फिर वो ग्रोसरीज कुक कैसे होती हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग आई वुड से हमारी जनरेशन को तो स्पेशली बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करना चाहिए कि ये लड़कों का काम है और ये लड़कियों का काम है। अगर औरतें कमाने जा रही हैं, अपना खर्च खुद उठा रही हैं, तो आदमियों को भी अपना खाना बनाना आना चाहिए। तो यानी कि वैंडी के अंदर, वंदिता के अंदर ये भड़ास है कि भैया काम करना है, मिलजुल कर करो, हम अकेले नहीं करने वाले हैं, नहीं तो अपना अपना देखो, है ना, अलग अलग। एक पॉइंट और है मेरे माइंड में यहाँ पर कि आदमी को डिपेंडेंट बनाए रखने में हम औरतों का ही बहुत हाथ है। कैसे? मदर्स। हाँ, राइट। बिकॉज पेरेंटिंग की जैसे हमने यहाँ बात करी, अगर हम शुरू से ही लड़कों, बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करेंगे, हम एज मदर्स दोनों को दोनों चीज़ें सिखाएंगे, है ना, दोनों स्किल्स देंगे, चाहे वो कुकिंग हो चाहे वो अर्निंग हो। बट अगर हम कहीं ना कहीं लड़कों को कवर अप करते चले जाएंगे कि कोई बात नहीं, ये थक के आया है, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। हाँ, राइट। एंड आई थिंक विमेन में भी ना जनरेशन्स में बड़ा गैप है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मदर इन लॉ हाउसवाइफ है, उनकी डॉटर इन लॉ बिजनेस वुमन है, या किसी MNC में काम करती हैं, या किसी स्कूल में काम करती है, राइट, वर्किंग है, तो वो उस तरह से नहीं हैंडल कर सकती घर को जैसे एक हाउसवाइफ कर सकती है। हाउसवाइफ का काम आई वुड से ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो 24 घंटे काम करती हैं, राइट, बिना छुट्टी और बिना पे के। बट what we really here need to understand as women is, अगर लड़कों को equal share of responsibilities सिखाना है, तो हमें as women, as mothers, ये advocacy छोड़नी पड़ेगी कि वो थक कर आया है। राइट। थक कर तो डॉटर इन लॉ भी आई है, राइट। तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की की जो आई वुड से गार्डियन है वो हम women ही हैं, older women, and we need to change the mindset from there to change the generations. एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर औरत ही औरत का साथ देगी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि men supporting women, हाँ, right. पहले तो women should empower women. एंड आई थिंक ये बहुत लैक कर रहा है सोसाइटी में, यू नो, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, क्योंकि मे बी वहाँ पे एक जेलस फैक्टर आ जाता है, मे बी, या इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं कि हाउ शी इज डूइंग बेटर इन द करियर, और even if like suppose you are in beauty industry, I'm in entertainment industry, there's no point of me considering you as a competitor, क्योंकि मैं beauty में नहीं हूँ और आप entertainment में नहीं हो, right. but still वो चीज़ें prevail करती हैं। I would say same industry में भी हूँ तो भी collaboration से जो हम कर सकते हैं वो अकेले अकेले खड़े होके नहीं कर सकते। अकेले कितना आप कितनों को टारगेट कर लोगे, कितनी ऑडियंस तक आप रीच कर जाओगे, राइट, एक्चुअली। एंड मेरे मन में एक बहुत बड़ी भड़ास है इस चीज़ को लेके कि आई थिंक वो आपने भी नोटिस किया होगा अभी तक कि मतलब मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से नोटिस करा है कि अगर लव मैरिज है, मान लीजिए, ठीक है, लव मैरिज हो रही है, तो क्या है, जैसे ही वो लड़की गर्लफ्रेंड से वाइफ बनती है, बहू बन के जाती है,
तो जो मदर इन लॉ होती है, जो पहले बोलती है आप मेरे बेटी की तरह हो, आई एम नॉट योर मदर, मैं सास नहीं हूँ, लेकिन वो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है एकदम से, उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब Right. द बहू एंड सास को वो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी का इशू होता है, या क्या इशू क्या होता है एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने देखा है क्या होता है कि शादी से पहले सारा काम कोई और कर रहा है, अगर सर्वेंट भी रखा है या उनकी मतलब लड़के की माँ भी कर रही है, बहन भी कर रही है, वो एकदम से आके ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अब सारा काम तो भैया बहू करेगी, अब ये करेगी सब कुछ A to Z, ये क्यों है? आई थिंक अगर हम बात इनसिक्योरिटी की करें यहाँ पे, तो जो विमेन सेटिस्फाइड, हैप्पी और सप्रेस्ड नहीं है वो ऐसा आगे नहीं करेंगी। एक खुश विमेन दूसरी विमेन को खुशी देंगी, सिंपल लॉजिक। एक खुश इंसान दूसरे इंसान को खुशी देगा, और एक डिप्रेस्ड इंसान दूसरे इंसान की खुशी पे जेलसी क्रिएट करेगा अपने माइंड में, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये फादर इन लॉज की ड्यूटी है अपनी वाइफ्स की टेक केयर करना, और सन्स की ड्यूटी नहीं है मदर्स को इमोशनली वो केयर देना। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली हमारी पुरानी जनरेशन के हाउस होल्ड्स में अगर हम देखें, अपने घरों में भी हमने ये चीज़ देखी है, राइट, कि फादर इन लॉज एक्सप्रेसिव नहीं होते। बिल्कुल हमारे नहीं है ना, मेल जेंडर एक्सप्रेसिव नहीं है, और वो विमेन एक्सप्रेशन ऑफ लव ढूंढती चली जाती है पूरी ज़िंदगी। तो जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो ज़रिया बच्चे बन जाते हैं कहीं ना कहीं, कि ये मेरे बच्चे हैं, यही मेरी ज़िंदगी है। बट वो गलत है, बिकॉज उन बच्चों के आगे स्पाउसेस आएंगे, चाहे वो बेटी के लिए सन इन लॉ आए, चाहे वो बेटे के लिए डॉटर इन लॉ आए, राइट। उनकी अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज क्रिएट हो जाएंगी। तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज उनकी बन रही हैं, उसमें आपके इमोशनल बैगेज के साथ अगर आपके बच्चे एंटर करेंगे तो वो उनके लाइफ के लिए बहुत गलत होगा, राइट। या जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए भी ये बहुत गलत हो जाएगा। इमोशनली ड्रेन्ड आई वुड से पेरेंट्स ही न्यूक्लियर फैमिलीज में कहीं ना कहीं एक इशू बन जाते हैं। आई थिंक वहीं से वो डायलॉग भी आता है कि कंट्रोल कर रही है, या अलग कर दिया है, या कुछ ऐसा जो भी चीज़ें होती हैं। मुझे तो बड़ी भड़ास, सॉरी टू से, बट बहुत ज़्यादा भड़ास है ये लाइन सुन के कि अलग कर दिया है। एक बेटी जो कि अपने माँ बाप का घर छोड़ के आपके सेटअप में आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे लॉ में ये कहीं नहीं लिखा कि लड़की घर छोड़ के आके रहेगी, कहीं नहीं लिखा। दिस इज द माइंडसेट ऑफ आवर पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट वी टेक इट फॉर फॉर ग्रांटेड कि लड़की आके लड़के के सेटअप में रहेगी। क्यों भाई? लड़का भी तो रह सकता है। और मेरा तो ये मानना है आज की डेट में कि अगर लड़की अपना घर छोड़ रही है, लड़का भी अपना छोड़े, दोनों लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इकट्ठे लें, इकट्ठे अपने फाइनेंसेस मैनेज करें, इकट्ठे अपने घर को मैनेज करें। बिकॉज कहीं ना लड़कों को एक एज मिला हुआ है, बिकॉज दे आर स्टिल इमोशनली एंड फिजिकली लिविंग विद देयर पेरेंट्स। आई एम नॉट सेइंग लिविंग इन जॉइंट फैमिली इज़ रॉन्ग, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिविंग इन वन, आई एम लिविंग विद माई इन लॉज इन द सेम हाउस, राइट। बट आई थिंक एक स्पेस, एक बाउंड्री, ये बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप्स में। बिकॉज अगर आपकी बाउंड्रीज ब्लर होती जाएंगी, रिश्ते बिगड़ते जाएंगे। और ये बैलेंस की जिम्मेदारी, ज़्यादा जिम्मेदारी आई वुड से एक मेल की रहती है। एंड हमारे देश में यहाँ 90% मैरिजेस, अगर आप स्टेटस चेक करोगे, वो फेल हो जाती हैं, दे गेट सेपरेटेड, डिवोर्स हैपन्स बिकॉज ऑफ द इन लॉज। यहाँ पे गलत इन लॉज भी नहीं है, गलत आने वाला पर्सन भी नहीं है जो आपके घर में है, बट गलती कहीं ना कहीं हमारे सेटअप की है। कि लड़का प्रोटेक्टेड चलता रहता है पूरी जिंदगी, राइट। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी घर की बेटी अपनी माँ से फ्रस्ट्रेशन में कुछ कह दे तो माँ बुरा नहीं मानती, राइट। वही बात अगर डॉटर इन लॉ कह दे तो घर में सब उसको बुरा भला बोलने तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है ना कि ये मतलब बदतमीज है, या ये व्हाई व्हाई। ये तो मुझे लगता है पूरे हमारे देश की औरतों की भड़ास है ये। एंड मुझे लगता है कि ये जो मदर इन लॉज होती है उनकी भी होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ना डेविलिश की तरफ जाता जा रहा है सीन, की मैंने इतना सहा,
अब ये भी सहेगी. We एग्जैक्टली have to change the narrative. या It has to be मैंने इतना सहा, मैं इसको नहीं सहने दूंगी. एग्जैक्टली आई बिलीव इन दिस पॉलिसी कि अगर कोई मान लीजिए कोई भी स्टाफ भी है, कोई आ रहा है काम सीखने या करने, तो मेरा ये होता है वर्ड मैंने जो स्ट्रगल किया मैं इसको नहीं, आई डोंट वांट, हाँ सिखाऊंगी ज़रूर कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गलत करें, Right. बट वो नहीं कि आप वही स्ट्रगल फेस करो मेरे होते हुए भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? वही कंफर्ट जोन ज़रूरी है. तो फैमिली की भड़ास तो मुझे लगता है नेवर एंडिंग चलती रहती है सबकी. और बिजनेस की अगर बात करें, ठीक है, आपके वर्क स्टाइल की, कल्चर, स्टाफ की बात करें, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स होंगे लाइफ में कि जब स्टाफ के ऊपर मतलब एक भड़ास है मन में यार, मतलब जो हम कई बार बोल भी नहीं पाते अपने स्टाफ को, यू नो, Right. तो वो क्या चीज़ें हैं या क्या ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का? स्टाफ के साथ मेरा नेचर शुरू से ही बहुत आई वुड से फ्रेंडली रहा है. मैं कोई भी, देखो आप जब भी किसी से आप काम लेते हो ना, आप गुस्से से काम नहीं ले पाओगे. गुस्से से तो काम बिगड़ेगा, गुस्से से तो आपके रिश्ते भी बिगड़ेंगे, आपका काम भी बिगड़ेगा. प्यार से आपको डील करना पड़ता है विद द स्टाफ बिकॉज दे आर विद द क्लाइंट 24/7, right? Right. They are your, I would say, representative in front of the client and the customer relationship. So मेरा जो तरीका रहा है स्टाफ के साथ वो हमेशा ये रहा है कि अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको आप आराम से प्यार से बैठ के वो चीज़ को टैकल करने की कोशिश करो. लेकिन आई फील कहीं ना कहीं मेरी ये फ्रेंडली नेचर थोड़ी सी फॉर ग्रांटेड भी ली जाती है बिकॉज Okay. एक इंडिया में कहावत रहती है ना कि बॉस से डरना चाहिए. अब वो नहीं है मेरे में. आई कांट बॉस अराउंड. आई जस्ट कांट बॉस अराउंड. मतलब मैं वहीं घूम रही होंगी एंड क्लाइंट्स बोल भी नहीं सकते कि अच्छा शी इज वैंडी. So that's my way of doing work. I like to work when things are smooth and friendly. मैं नहीं चाहती कि लोग out of डर काम करें but out of respect करें. तो वो जब आपने अभी बोला ना क्लाइंट्स कई बार नहीं फिगर आउट कर पाते क्योंकि शी इज वैंडी बिकॉज ऑफ योर कूल नेचर, आप Right. फेयरफुल वो नहीं हो, डरावने बॉस नहीं हो आप, ठीक है. तो कई बार कोई क्लाइंट के साथ ऐसा इनकाउंटर हुआ है, मे बी उन्होंने आपको अपने ऑफिस का स्टाफ समझ के कुछ कह दिया हो, कुछ ऐसा कभी हुआ है? जी, इनिशियली पहला 1 साल मैंने सारे जो ऑपरेशंस थे खुद हैंडल किए थे बिकॉज आई वांटेड टू गेट टू द ग्राउंड लेवल एंड सी व्हाट customers I'm getting in and to make good relations with them and you know to give a nice impression about my place that she is there the whole time to listen to their queries, to solve their queries. 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि they tried to belittle me by saying that ठीक है पार्लर ही तो चला रहे हो, you know, पार्लर ही तो चला रहे हो. तो that was a little you know demeaning to me, but I somewhat feel दैट ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है ग्रो करने में, मेरी पर्सनालिटी को ग्रो करने में. बहुत पेशेंस आई है मेरे में, बहुत कामनेस आई है मेरे में काम स्टार्ट करने के बाद. एंड उनको मेरा एक ही आंसर रहा इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद भी कि आप इस तरह से मेरे स्टाफ से भी बात नहीं कर सकते. आपको नहीं पता कि मैं ओनर हूँ या मैं फाउंडर हूँ यहाँ की, आप मेरी मैनेजर से भी ऐसे बात नहीं कर सकते. आई हैव एक्चुअली टुक स्टैंड फॉर माई स्टाफ एंड यू नो रिजेक्टेड अपॉइंटमेंट्स फॉर सम कस्टमर्स बिकॉज जो हमारा स्टाफ है वो हमारी फैमिली है. अगर फैमिली ही साथ में खुश नहीं रहेगी तो वो आगे डिलीवर भी ठीक से नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली राइट. मेरा कभी भी मोटो ये नहीं रहा कि मैं उनसे उनको ओवरबर्डन करके उनसे ओवरवर्क करवाऊँ, कभी भी नहीं. I've never made them sit beyond the closing time. Not even in, I would say, festival season. I've not done that. So that is how I think things should be really done in business. और एक ही तरीका है काम करवाने का, to trust the other person and let them do how they do it. अगर आप हर पॉइंट उनको डिक्टेट करोगे, बॉसी नेचर रखोगे, वो आउट ऑफ फियर कोई ना कोई ऐसी गलती कर देंगे जो आप ठीक नहीं कर पाओगे. राइट. तो यानी कि एक वर्क एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करने की जरूरत है कि उसका मन करे घर से उठ के जाना है मैंने फटाफट, ना कि उसको बर्डन लगे कि अरे यार आज फिर मंडे है. वो मंडे वाले मीम्स आते हैं ना, मंडे शुरू है अब फिर ऑफिस शुरू है, तो वो नहीं होना चाहिए. आपका वर्क कल्चर इतना स्मूथ, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए जिसको आज के लोग बोलते हैं. अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, जब ये वर्ड टॉक्सिक की बात आती है तो मुझे यूथ याद आता है, क्योंकि यूथ ने हर चीज़ को अगर एक तो उन्होंने वर्क प्रेशर, जो शब्द हैं वर्क प्रेशर, फोर्स,
फोर्स यानी कि अब कोई मान लो कोई सेल्स में जॉब कर रहा है, ऑब्वियसली यू हैव टू गेट कोलैबोरेशन, यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट. आई कांट फोर्स द क्लाइंट ना टू बाय दिस. ये एक पेट डायलॉग्स हैं अभी हमारे यूथ के, है ना, फोर्स वाला आ गया, टॉक्सिक चीज़ें आ गई. जब उनको आंसरेबिलिटी है, आपको अपना डेली रिपोर्टिंग करना है अपने बॉस को या अपने मैनेजर को, तो उनको लगता है ये बड़ा टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए क्योंकि मैं रोज़ ज़ीरो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या आप आंसरेबिलिटी. तो वो क्या है एग्जैक्टली क्या चल क्या रहा है यूथ के माइंड में. मतलब हम इतनी एजुकेशंस ले रहे हैं, हम एमबीए कर रहे हैं, Right. तो मुझे लगता है एमबीए का तो मतलब ही होता है मुझे बोलना आता है. एमबीए का देसी में मतलब तो यही निकलता है, लेकिन हम नहीं बोल पा रहे हैं एमबीए करके भी. तो क्या वजह है उन चीज़ों की? आई थिंक क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लैक करती है. जो जनता है जो काम कर रही है हमारी एज की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती. जैसे मैंने कहा, ना पर्सनल की ना प्रोफेशनल लाइफ की. ये इश्यूज हैं. बिकॉज देखो, जब काम आप करोगे, ये तो आप कह ही नहीं सकते ना कि फोर्स नहीं कर सकते. फोर्स करने में और टू गेट थिंग्स डन स्मूथली, देयर इज डिफरेंस. कन्वेंस करने में किसी एग्जैक्टली. किसी दूसरे को कन्विंस करने के लिए पहले आपको खुद को शांत रहना पड़ेगा, खुद को अपना दिन प्लान करना पड़ेगा. दैट ओके, एट 10 o'clock आई एम मीटिंग दिस क्लाइंट, एट 1 o'clock आई एम मीटिंग दिस क्लाइंट, एट 4 आई एम मीटिंग दिस क्लाइंट. अगर आप में खुद में जज्बा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है अपने ही दिन की, आई वुड से इट ऑल स्टार्ट्स विद योर रूटीन. राइट. आई थिंक वो जो स्कूल में टाइम टेबल सिखाते थे, वो आई थिंक यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आता है ना. इतने बजे जब ये सब्जेक्ट का पीरियड लगता था, फिर अब रिसेस जैसे होता था. मेरी नेचर रहती है कि मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं 15 मिनट पहले पहुंचूंगी. ओके. एंड आई थिंक मेरा पहला मेजर टर्न ऑफ वही हो जाता है अगर मैं किसी से मिलने जाती हूँ, कि मुझे अगर उसकी वेट करनी पड़ जाए. आई एम वेरी फिनिकी अबाउट थिंग्स. आई एक्चुअली हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन एवरीथिंग. अगर मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, बिकॉज आई शेड्यूल ईच एंड एवरी मिनट ऑफ माई डे. अ डे बिफोर, अ नाइट बिफोर, आई शेड्यूल माई इंटायर डे कि कल मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है. एंड दिस इज हाउ आई एम एबल टू मैनेज इट ऑल. Otherwise, being a recent mother, I have a very small child, right? Right. Taking care of her, then taking care of my business and other initiatives. It's very difficult to manage. Otherwise, पूरा दिन ही आप उलझे रहोगे. आप अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी भूल जाओ, आप तो बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पाओगे. राइट. तो आई थिंक की टू सक्सेस, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, आपका स्केड्यूलर होना चाहिए आपके साथ, एडवांस में प्लान होना चाहिए, नॉट द सेम डे व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर वर्क और व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क. सी, घंटे उतने ही हैं दिन में. There are same hours, equal hours for everybody. The sun rises at same time, sets at same time for Right. each one of us. वो हमारी ड्यूटी है कि पूरे दिन को कैसे यूज़ करना है. राइट. एंड आपने ये चीज़ अपनी मदर से सीखी आई गेस चाइल्डहुड से, क्योंकि आपने कहा सैटरडे को हम बैंक जाते थे, संडे को ग्रॉसरीज जाते थे. 31 years, she's never seen morning later than 5 a.m. ओह ओके. 5 बजे उनका दिन शुरू और डॉट 9:30 बजे दिन खत्म. दैट्स एक्चुअली परफेक्ट क्लॉक टाइमिंग. राइट. तो उनसे ही मैंने ये नेचर अपने में इनकलकेट की है. एंड आई वांट कि अब मेरी डॉटर भी, माय डॉटर आल्सो, शी गेट्स अप एट 5:45 एवरी सिंगल डे. ओह वाओ. शी इज 1.5 year old and she gets up at 5:45 every day without the alarm. आई थिंक उतने बजे तो हमारे आई थिंक देश का आधा यूथ सोने जाता है उस टाइम. हम इंटरनेशनल टाइमिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जनता. हम दिन में सोते रात में काम कर रहे हैं. एंड इट्स स्पॉइलिंग आवर बॉडीज. इट्स एक्चुअली स्पॉइलिंग आवर बॉडीज, आवर एबिलिटी टू वर्क, आवर माइंडसेट, एवरीथिंग. कुछ करना है तो पहले तो टाइम से उठो, अपना स्केड्यूल सेट करो, उसके बाद आप बात करोगे बाकी चीज़ों की. राइट. अगर आप घर से निकल गए 9, 9:15, 9:30, जिसमें आपने अपनी हेल्थ के लिए भी 1 घंटा निकाला, आपने अपने बेसिक हाइजीन के लिए 1 hour निकाला, इफ़ यू आर गोइंग ऑन टाइम समवेयर, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ पीपल. दैट्स ट्रू. एंड जब हम इसकी बिजनेस की बात करते हैं तो आई हैव सीन, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री है आपका पर्टिकुलरली सेगमेंट, तो ब्यूटी में बहुत सारे हम कोलैबोरेशंस करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं. तो आपने जब ये चीज़ें करी हैं तो आपको क्या लगता है, इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अ सक्सेस? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. कुछ लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स के साथ कोलैब करके देयर इज नो यूज़, कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली में रिजल्ट आता है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस और टेक है इस पर? सी, आई थिंक influencer marketing is the only way to kickstart your career. Okay. The only way. I'll tell you why.
बिकॉज आज की डेट में सोशल मीडिया सब कुछ है. इंस्टाग्राम इज एवरीथिंग, राइट? जो दिखेगा वो बिकेगा. So these people, they are messengers for showing your work. Initially आपका पेज या आपका काम इतना uplifted नहीं है, right? You need faces, you need brands to take up your name in front of the media to give you that lift, that initial lift. So when I launched Vandy Studio in 2020, I did a bloggers event for 10 most rated bloggers of the Tri-City. Okay. And it was a huge event. We gave them PR kits from huge brands, and it was a very, I would say, very warm thing to be done at that point of time, and need of the hour, because for 1 year we were flashing on everybody's Instagram. Everybody knew about us through those bloggers, through those influencers, and we made good relations as well. Some of them are still in contact with me, like on daily basis. So they really they turned into family and really good friends with me. So that's the only thing how you the only way how you can uplift your business. And once your market is set with influencer marketing, then you can trust on the words of mouth. Because वो एक करवाएगा, एक जाके 10 को बोलेगा, वो जाके अगेन आगे 10 को बोलेंगे. So this is how your clientele is built. Right. But networking is very important, very Right. important for any business. आई थिंक नेटवर्किंग इज नेटवर्थ, ये Yes. मेरा मानना Yes. है ना. Absolutely. और गूगल रिव्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक लोग आजकल ना एक रिव्यूज़ देखते हैं, या हम कोई प्रोडक्ट भी ले रहे हैं अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो हम ज़रूर नीचे पढ़ते हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं, या हम कोई नई रेस्टोरेंट भी ट्राई करने आते हैं, वी रीड द रिव्यूज़ ऑन गूगल. तो गूगल का कैसा रहता है, व्हाट इज़ योर टेक बीइंग अ बिजनेस वुमन, कि क्या कितनी जेन्युइनिटी है अभी गूगल रिव्यूज़ के अंदर, क्या चल क्या रहा है एग्जैक्टली? See, I feel कि गूगल रिव्यूज़ में कस्टमर के पास बहुत पावर है, आपको ऊपर चढ़ाने की भी और नीचे उतारने की भी, राइट? बट देर आर incidences when some things go wrong while the service, or there are some issues with customers or clients, and they are aggravated and they give a bad review on your profile, right? अब एक नेचर लोगों की रहती है कि बुरा तो हम उसी टाइम कर देते हैं, उसी टाइम बोल देते हैं, अच्छा हम पोस्ट नहीं करते. हाँ, एक्चुअली अच्छा हम वर्बली बोल के निकल जाते हैं, ट्रू, या इनबॉक्स अच्छा कर था. देते हैं. हाँ, अब मैं घर जाके करती हूँ रेटिंग. हाँ. बस वो जो गैप है घर जाके करती हूँ रेटिंग में, वो गया माइंड से. वो गया माइंड से. हाँ, लेकिन वो आई थिंक नेगेटिव वाला फ्रस्ट्रेशन वो में उसी टाइम करता है. उसमें बंदा हमारी मतलब लोग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बैलेंस, काम डाउन, ट्राई टू कर दो आप रिव्यू, बुरा भी करो, बुरा भी करो, लेकिन थोड़ा सा with good choice of words, and when your own mind is settled down, is calm, राइट. and you assess the situation कि ज़रूरत भी है इसकी या नहीं है. ओवर द टॉप मत करो. अगर 2 चीज हुई तो लोग आई थिंक 2 की 4 तो छोड़ो 8 बना के लिख के डालते हैं उसके अंदर. And people I think blackmail you nowadays. You give us discounts or we'll do this. रियली Yeah, ऐसा yeah. हुआ है? Yeah. ओ माय गॉड. And then we go ahead and say कि कस्टमर भगवान होता है, आपको जो you feel fit, you can display it on our profile. अब हम भी क्या कर सकते हैं, to this extent we've been blackmailed that आप ये करिए नहीं तो हम रिव्यू डाल देंगे. अच्छा, कस्टमर ब्लैकमेल तो मैंने आज नया सुना है. मैंने ये सुना है कि हाँ जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं कई बार वो करने की हमारे कोशिश साथ ये करते भी हैं हो फेक चुका है. रिव्यूज. हमारे साथ ये भी हो चुका है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ, बट one of our ex-employees did that with us recently. योर एक्स एम्प्लॉय? Yes. ओ माय गॉड. Because insider information सबसे खतरनाक होती है. हाँ, actually, Right. because our employees knows everything about the business, Right. and then they can actually misuse. Right. तो I think loyalty नहीं बची है कहीं ना कहीं वर्क कल्चर में लोगों के अंदर. Right. जब वो जॉब कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो लॉयल्टी फैक्टर बहुत बड़ा है. बिकॉज आजकल क्या है, एक जॉब मिला है, चलो 5 महीने बाद कहीं और, 6 महीने बाद कहीं और. इवन लोग अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं है. अगर मैं कई बार लोगों से कनेक्ट करती हूँ, आज तुम क्या कर रहे हो, अभी मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया है. अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. 5 महीने बाद अब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ. अच्छा, रियल स्टेट नहीं, वो मैंने क्लोज कर दिया. ओके, कुछ महीने बाद अब मैंने ना रेंटल्स का काम शुरू कर दिया. अच्छा, आफ्टर फ्यू मंथ्स अब मैंने कुछ और कर लिया. पीपल आर नॉट स्टैग्नेंट. ये हो क्या रहा है? That is because aim set नहीं है लाइफ का. I am not saying कि aim shift नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. You can have multiple things to do.
राइट, बट एक डेडिकेशन, क्योंकि कोई भी आप पढ़ाई करोगे, कोई एग्ज़ाम दोगे, नथिंग इज़ गोइंग टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. देर आर गोइंग टू बी हर्डल्स. हर्डल्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, यू विल फॉल, यू विल राइज, यू नो, स्पीड ब्रेकर्स विल कम, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप. दैट्स द मंत्रा ऑफ लाइफ. जो शुरू किया उसको ख़त्म करो. राइट राइट. एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर जी. कि आप मेंटली अगर फिट हो तो ही आप सामने वाले को फिट डिलीवरी दे सकते हो. अगर आप मेंटली अनफिट हो तो आप कुछ नहीं कर, मतलब आप सामने वाले को भी ना पागल कर दोगे, है ना. ये Right. चीज़ है. और मैंने देखा आपने रिसेंटली कुछ मेंटल हेल्थ को लेके गॉडेस अम्ब्रेला के नाम से शुरू करा. नाम बहुत फैसिनेटिंग है, गॉडेस अम्ब्रेला. तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? Goddess Umbrella is an NGO that we recently did register. Okay. And it is for the women empowerment. Okay. Like we'll be putting up projects that will help women to empower themselves, and we'll be creating a lot of awareness on issues that are spoken less of. Like we'll be talking about sex education. Okay. Right. And then we can talk about men to be empowering दी women. वुमेन इटसेल्फ, राइट. एंड जब हम ये सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, एक्चुअली ये शब्द ही एक बहुत बड़ा है हमारे कंट्री में. जब ये सेक्स वर्ड आता है तो आई थिंक आधे ज़्यादा मुंह छुपा लेते हैं, It's a आधे ज़्यादा taboo. अनकम्फर्टेबल. या इट्स एक्चुअली अ टैबू. Right. अभी हमारे देश में मेंस्ट्रुएशन भी, पीरियड्स भी आज के डेट में एक टैबू है. तो सेक्स तो आप भूल ही जाओ, एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई. तो वंदिता, जब बात आती है, बिकॉज यू आर अ मदर, आप रिसेंट मदर बनी, आपकी डॉटर है, तो आपको जब उसकी आप अपब्रिंगिंग करते, क्या चीज़ें हैं जो मन में एक मोटिवेशन भी पैदा करती है कि मेरे घर एक लक्ष्मी है, और मे बी कुछ ऐसा डर भी पैदा होता है कि जैसे सोसाइटी कई बार बहुत सारी चीज़ें बोलती है या करती है. तो बीइंग अ मदर, हाउ डू यू फील फॉर अ गर्ल चाइल्ड? It's a very difficult journey for girls here in India.
हम्म हमें फॉरबिडन रखा है हमेशा इस एजुकेशन से। टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, क्रॉस कर देते थे उस कंटेंट पे, Yeah. ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में मत पढ़ो, या अगर कोई बच्चा उसको पढ़ रहा है राइट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही पढ़ेगा, बिकॉज हम कहते हैं ना, जब हम कह देते हैं किसी को कि ये मत करना, तो वो ज़रूर करके देखता है कि इसमें ऐसा क्या है कि इसने बोला ये मत करना। तो वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं एक मिस इन्फॉर्मेशन की तरह काम कर रही है, एंड इट इज़ स्पॉइलिंग द माइंड्स ऑफ आवर यंग चिल्ड्रन। राइट राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन जो आपको, आपके हिसाब से आपको क्या दिखता है कि वो क्यूरियोसिटी को ख़त्म करो एंड एजुकेट देम फ्रॉम द स्कूल? Educate them from the school and stop treating sex as a taboo. It's not. राइट राइट। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक मेंसुरेशन भी अभी तक एक पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं टैबू रहा है अभी तक। अभी तो काफ़ी फिर भी लेसर आ गया है बिकॉज इतने अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, पीपल आर डूइंग सोशल वर्क अबाउट इट, काफ़ी अवेयरनेस हुई है। लेकिन ये अभी भी एक ऐसा टॉपिक है आई थिंक शायद बहुत जो हमारे सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी आई थिंक बात करने में थोड़ा सा महसूस करते हैं झिझक, Restriction महसूस करते हैं। मे बी विद द फेयर ऑफ बीइंग जज्ड आई थिंक। तो वो जजमेंटल इश्यूज जो हैं, तो आपके अंदर ऑब्वियसली ये भड़ास तो होगी ना बीइंग अ फीमेल की भाई रेप्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में, और कोलकाता केस के बाद भी कितने रेप्स हुए होंगे और रिपोर्ट भी हुए हैं, और मैक्सिमम तो देखो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं केसेस, राइट? मे बी बिकॉज ऑफ कई पेरेंट्स को लगता है कि नहीं इंसल्ट होगी, बदनामी हो जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में। तो आपकी क्या भड़ास है बीइंग अ फीमेल आज? पहली चीज़ तो पेरेंट्स के एंड से ये जो सप्रेशन है कि हमारी इज्जत का क्या होगा। सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा है इंडिया में कि कोई किसी के साथ इतना बुरा हो गया, उसकी जान चली गई, फिर भी हमें अभी भी चिंता सोसाइटी की है, और उस सोसाइटी की जिसने वो सब किया। वो 4 लोगों के ना, 4 लोग क्या जी, कहेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ। तो वी शुड एक्चुअली चेंज द नरेटिव। इट्स नॉट she got raped, he raped her. Right. We need to blame the right people. True, that's actually true. And आज आपके साथ आपकी इतनी सारी जो भड़ास थी, राइट फ्रॉम योर बिजनेस की बात करें, वर्क की, स्टाफ की, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। हमारा यूथ काफ़ी इंस्पायर होगा इस चीज़ों को लेके। अच्छा, जाते जाते एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सा क्वेश्चन है, कोई मतलब हमारे यूथ के लिए ही है कि अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, यू हैव टू गिव वन स्टार्टअप आइडिया जो कि मे बी अभी यूनिक हो, या मे बी इतनी कंपटीशन नहीं है मार्केट में, या मे बी एक मोनोपोली कोई क्रिएट कर सकता है अपनी। I would recommend from my zone only that I think is सेमी परमानेंट मेकअप का अभी ट्रेंड बहुत रिसेंट है यहाँ पे। सेमी परमानेंट ये क्या होता है? मेकअप अभी मैंने उसकी ट्रेनिंग्स स्टार्ट करी हैं। इट्स अ रीसेंट थिंग फॉर मी एज वेल। परमानेंट, बेसिकली परमानेंट मेकअप इसको कहा जाता है, सेमी परमानेंट मेकअप। इसमें आपके जो फेस के जैसे फ्रेकल्स हैं या पिगमेंटेशन है, इनको आप परमानेंटली ट्रीट कर सकते हो। लाइक ये क्राउ लाइंस होती हैं हमारे यहाँ पे, आपके आईब्राउज परमानेंट हो सकते हैं। अब ये चीज़ें देखो, आई वुड से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की तरफ ही जाती हैं, टुवर्ड्स कॉस्मेटोलॉजी ओनली, बट these things can be a life changer for some people as well. Like for people of acid attack survivors, we can give some treatments to them so that they can have their sense of security back, right? And cancer patients हो गए, कैंसर में हमने सुना है कि our hair Right, चले जाते हैं with the treatment process. Right. पूरी बॉडी से ही चले जाते हैं. So we can give them a treatment of microblading or basically recreation of their own personality and perspective about themselves. So beauty is all about enhancing what we already have. So this particular segment I think is a little untouched as of now here in India. So yeah, definitely we can go for this. तो इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है? जैसे हम परमानेंट स्ट्रेट करवाते हैं रिबॉन्डिंग, तो उसका 6 महीने 7 महीने, तो इसका भी ऐसा ही It's होता है? comparatively permanent only, but you have to get it retouched once in 1 year.
ओके मतलब अपनी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी जी, जैसे हम अपनी जी। गाड़ियों की करवाते हैं जी, सर्विसिंग. जी, जी, ओके, सो दैट्स एक्चुअली ग्रेट. एंड आज हमें वंदिता के साथ ये प्यारी सी कॉन्वर्जेशन करके जो कि बहुत ही भड़ास भरी थी, बहुत अच्छा लगा. और हमारा लास्ट पेट क्वेश्चन एक जो रहता है, आज आपको यहाँ पर भड़ास विद वीजे अमन करके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक आज मैंने वो सब कह दिया जो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कहना चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को. सो जी. आपका नाम बिल्कुल जस्टिफाई करता है इस आपके इंटरैक्टिव सेशन का नाम बिल्कुल जस्टिफाई करता है. दैट जी. इज भड़ास विद विजय अमन. Right. And I'm so happy that I got an opportunity here to be with you and talk about so many things that need to be said now. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन रह गया. हाँ वो मैंने पूछना था, मैं घर से सोच के आई थी. वैसे तो हमारा सब कुछ अनफिल्टर्ड ही चलता है. ये जो आप ये नेल्स करते हैं जी. ये इतने सुंदर से, तो अगर आटा गूंदना होता है तो फिर ये निकल नहीं जाते? Not at all, not at all. आपको हाँ. कोई दिक्कत नहीं आती इनके साथ. They are like very friendly about Very it. friendly, very friendly. It's just you have to be little, you have to take Cautious. some precautions. Yeah. ओके ये कर सकते हैं. ओके जी. क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्तों का सवाल था कि ये ज़रूर पूछना, क्योंकि हम करवाना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है घर के काम हम लोग कैसे करेंगे अगर हम लोग नेल एक्सटेंशन करवा लेते. तो आई थिंक आप लोग करवा सकते हैं. एंड इसी के साथ साथ आप लोग जुड़े रहिए, यानी कि मेरे साथ वीजे अमन के साथ भड़ास विद वीजे अमन एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई. थैंक यू.